चैप्टर नंबर 1 एज रिलीजन रिवीजन। चैप्टर जो हमारा है वो कौन सा है? रिग्रेशन एंड रिलेशन और कोरिलेशन से रिलेट इसकी जो भी डेफिनेशंस फॉर्मूला वगैरह है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दोबारा इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू में पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन क्या होता है? डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल, कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, उसमें से हम पहले वेरिएबल की डिपेंडेंसी कैलकुलेट कर रहे होते हैं सेकंड वाले पर, तो इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? रिग्रेशन का नाम देते हैं। तो द वेरिएबल हुज वैल्यू इज एस्टिमेटेड, जिसको हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है एक्स वेरिएबल और एक दूसरा होता है वाई वेरिएबल। तो जिसकी हम वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और जो सेकंड वेरिएबल होता है कि जिसके अगेंस्ट जो द वेरिएबल हुज वैल्यू इज गिवन, जो कि डेटा में दी गई होती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि डिपेंडेंसी कैलकुलेट हो रही है वन वेरिएबल की अदर वेरिएबल पर। जिसकी डिपेंडेंसी कैलकुलेट हो रही होती है वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो गिवन होता है वो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सेल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड कर रहा होता है? एडवर्टाइजिंग पर। जितनी ज्यादा आपकी एडवर्टाइजिंग होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? सेल होगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम स्कैटर डायग्राम के जरिए से भी कर रहे होते हैं। अब स्कैटर डायग्राम क्या है? हम स्कैटर डायग्राम जब बनाते हैं तो हम इसमें शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल। तो इसमें हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो सिचुएशन, पहले सिचुएशन क्या है? इफ द ऑल प्लॉटेड पॉइंट्स, के जो भी हमने प्लॉट किए हैं वो लाइन के ऊपर अगर आ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? लाइन रिग्रेशन कहलाता है। लाइक दैट कि ये हमारे पास पॉइंट है प्लॉटेड किए हुए, ये हमारे पास वाई एक्सिस था, तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू पर आ रहा था, एक्स पर हमारे पास दूसरा वेरिएबल आ रहा होता है। तो जब हमने इनको प्लॉट किया तो ये जो पॉइंट ऑफ प्लॉटिंग है वो लाइन के अक्रॉस आ रहे हैं, करीब तरीन आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? लाइन रिग्रेशन। अच्छा जी, सेकंड सिचुएशन क्या होती है? द प्लॉटेड पॉइंट टेंड्स टू नियर अ कर्व, के लाइन के बजाय कर्व के साथ होते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही होती, तो ये क्या कहलाता है? कर्व लाइनर रिलेशनशिप कहलाता है। और अगर ऐसा ना हो कि कर्व भी ना बन रहा हो, लाइन भी ना हो रही हो, तो इसकी थर्ड सिचुएशन बनती है। तो इसको ये राउंड शेप में हो सकती है, किसी भी तरह से स्कैटर फैले हुए नंबर या फिर फैले हुए डॉट्स हमारे पास आ सक रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये जो हमारी पहला जो हमारा कर्व है ये राइजिंग स्लोप का कर्व है, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। और ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो ये हमारे पास कहलाएगा नेगेटिव स्लोप। और ये पॉइंट्स हमें पूरी लाइन के अराउंड बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास तीन टाइप्स का रिलेशनशिप बन रहा होता है, या तो बाय लाइन बन रहा होगा तो लाइनर रिलेशनशिप कहलाएगा, बाय कर्व बन रहा होगा तो कर्व लाइनर कहलाएगा, और अगर किसी भी किस्म की डायग्राम नहीं बन रही होगी तो हमारी थर्ड सिचुएशन होगी जो इंडिकेट कर रही होगी नो रिलेशनशिप को। रिग्रेशन इक्वेशन का हमारे पास दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? लीस्ट स्क्वायर लाइंस। तो क्वेश्चन में आपके पास फाइंड आउट करने के लिए कभी लीस्ट स्क्वायर लाइंस का भी नाम टर्म इस्तेमाल हो रही होती है, और कभी रिग्रेशन इक्वेशन की टर्म भी इस्तेमाल हो रही होती है। तो हमारे पास लाइंस हैं, यानी कि दो लाइंस बन रही होती हैं। पहली क्या होती है? लाइनर रिलेशनशिप बिटवीन y ऑन x। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जबकि a हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है, और b जो होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। a कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? a इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। b की वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए हमें सेपरेट फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। b इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस ब्रैकेट समेशन x मल्टीप्लाई विथ समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर।
तो रिग्रेशन का जो हमारा फॉर्मूला है या हमारा जो थ्योरी है वो बेस कर रही होती है दो डिफरेंट वेरिएबल पर। एक वेरिएबल हमारा x और दूसरा y, और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मूला बनता है y और x के लिए, b की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर हमें x ऑन y फाइंड आउट करना है, पहले हमने y ऑन x किया था, अब हम क्या करेंगे, x ऑन y कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ डिपेंड कर रहा था a और b पे, तो अब हमारा फॉर्मूला बेस कर रहा होता है c और d पे कि x, यहाँ हमने y फाइंड आउट किया था y ऑन x के लिए, यहाँ हम x कैलकुलेट करेंगे। तो x इक्वल टू c प्लस डी वाई। तो c जो है वो कांस्टेंट है, d जो है वो रिग्रेशन का कोफिशिएंट है। c का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, c इक्वल टू एक्स बार माइनस d मल्टीप्लाई विथ y बार। तो ये फॉर्मूला हमारा c का है। और d के लिए जो हमारा फॉर्मूला आ रहा होता है, d के लिए फॉर्मूला क्या आता है, d इक्वल टू n मल्टीप्लाई विथ समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x मल्टीप्लाई विथ समेशन y डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। तो ये हमने दोनों टाइप की लाइंस के लिए फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया है। इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी डेटा हमें मिल रहा होगा कि हमें लाइनर इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है y ऑन x या x ऑन y, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि y ऑन x में b को हम किस तरह नोट डाउन करते हैं, b y x, और अगर x ऑन y होता है तब हमारे पास क्या होता है, b इक्वल टू x ऑन y। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मेट में भी आ सकती है, या आपसे एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है कि y ऑन x के लिए आपके पास जाता है b इक्वल टू वाई एक्स, और x ऑन y के लिए आपके पास जाता है x ऑन y। यानी जो चीज़ पहले है तो वो यहाँ भी पहले लिखी जाएगी। यहाँ पहले y ऑन x था तो यहाँ भी हमने क्या लिखा, y और फिर x। यहाँ x ऑन y है तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, x और y। अब हम इसकी वर्क एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। पहली कि हमें फाइंड आउट करना है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ना सिर्फ हमें रिग्रेशन लाइन y ऑन x मालूम करना है, बल्कि हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, जबकि x इक्वल टू हमें किसके दिया जा रहा होगा, 7 के दिया जा रहा होगा। तो अब हम इसको पहले डेटा को डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा में हमारा पहला वेरिएबल x जो है वो किस किस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन हमारा दूसरा वेरिएबल है y, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, 8, 5, 4, 3, 2। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब हमें फाइंड आउट करना है लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन के लिए हमारे पास समेशन x के कॉलम भी जा रहा होता है, समेशन y भी चाहिए होता है, हमें x और y भी चाहिए होता है, और x स्क्वायर भी चाहिए होता है। तो पहला कॉलम x का था, x की वैल्यू थी 2, 3, 4, 5, 6। जब हमने इन सबका सम लिया तो हमारे पास समेशन जो इसका आ गया वो हमारे पास इसके बराबर आ गया, 20 के इक्विवेलेंट आ गया। देन हमारा सेकंड जो कॉलम है वो बेस कर रहा है y की वैल्यू पर, 8, 5, 4, 3, 2। तो जब हमने इस पूरी लाइन को सम कर लिया तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, समेशन y, वो किसके इक्विवेलेंट आ रही है, 22 के इक्विवेलेंट आ रही है। फॉर्मूला में हमें x और y की समेशन भी रिक्वायर्ड होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि x और y का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्टली 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8 2 16। देन 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवाया तो 3 5 15। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 4 16। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 3 15। देन 6 विथ 2 तो 6 2 12। अब इस पूरे कॉलम का जो हमने सम लिया यानी कि 16, 15, 16, 15, तो आखिरी वैल्यू हमारी क्या थी, 12। इन सब को जब हमने प्लस किया तो हमारा सम किसके बराबर आ गया, 74 के बराबर आ गया। नेक्स्ट जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है वो किसकी है, एक्स स्क्वायर का समीशन हमें रिक्वायर्ड है। तो हम एक्स के कॉलम की वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 4, 3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 9, 4 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 16। देन 5 का स्क्वायर किया तो 5 5 25, 6 का स्क्वायर किया तो 6 6 36। इन लास्ट हमने इन सारी वैल्यूज का समीशन ले लिया यानी कि टोटल कर लिया। तो
तो 9 + 4 13, 13 + 16 25 36, तो हमारा सम जो आ गया वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, 90 के इक्विवेलेंट आ गया है। इस सारे सम्स को फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। इक्वेशन में कौन सी मालूम करनी है, y ऑन x, और y ऑन x के लिए हमें क्या चाहिए, पहले v फाइंड आउट करना है। v का फॉर्मूला हमारे पास होता है n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ये जो n है वो किसको शो कर रहा होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा होता है। तो n हमारे पास कितनी वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज थी, इसलिए n की रिप्लेसमेंट में हमने क्या यूज करा, 5 यूज करा। समेशन एक्स वाई यानी एक्स वाई की जो कॉलम का सम आ रहा था वो हमारा किसके इक्विवेलेंट आ रहा था, 74 के इक्विवेलेंट आ रहा था। तो समेशन एक्स वाई की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली। देन हमारे पास क्या है, माइनस की साइन फॉर्मूला, तो हमने माइनस की साइन फॉर्मूला की पुट करी। एक्स के कॉलम का टोटल यानी समेशन एक्स हमें चाहिए था वो हमारे पास 20 आया था। इसी तरह वाई के कॉलम का टोटल हमारा आया था 22। तो 20 और 22 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 440। इसी तरह हमने 5 और 74 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमें क्या रिजल्टेंट मिल गया, 370। डिवाइड में जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, n तो हमारे पास 5, समेशन एक्स स्क्वायर हमारा जो आया था वो 9 आया था, माइनस की साइन एज इट इज आई। समेशन एक्स स्क्वायर का जो समेशन एक्स का जो कॉलम है हम उसके टोटल को लेंगे फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल यूज हुआ है और यहाँ x के कॉलम के टोटल का होल स्क्वायर हम करेंगे। तो पहले हमने 5 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 450। 20 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो रिजल्टेंट हमें मिल गया 400। 370 को हमने लेस करवाया 440 से तो रिजल्टेंट हमारे पास आया -70। 450 से हमने लेस किया 400 को तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया 50। देन हमने 70 को डिवाइड करवाया 50 से तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया -1.4। तो ये हमारी वैल्यू आ गई b की। y बार फाइंड आउट करना है। y बार के लिए हमारा अरिथमेटिक मीन सिंपली निकालना है अनग्रुप डेटा का। तो कॉलम का समेशन यानी कि y के कॉलम का टोटल समेशन y और n नंबर ऑफ वैल्यूज। तो समेशन y की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 22। टोटल जो हमारे पास वैल्यूज थी वो कितनी थी, 5 थी। इन दोनों को हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास y बार जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ गया है, 4.5 के इक्विवेलेंट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, x बार फाइंड आउट कर रहे हैं। x बार के लिए भी हमारे पास वही है कि हमने x के कॉलम का सम लिया हुआ था वो हमारे पास आ रहा था 20, n की वैल्यू थी 5, दोनों को हमने डिवाइड करवाया तो हमारा x बार जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, 4 के इक्विवेलेंट आ गया। a निकालने का हमारा फॉर्मूला है a = y बार यानी कि अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन ऑफ y माइनस b जो कि हमें डेटा में दिया गया है और x बार जो भी हमने कैलकुलेट किया है हमारे पास क्या आया है, 4। तो a = y बार किसके बराबर था, 4.5 के, माइनस की साइन एज इट इज आई। b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी -1.4 वो हमने पुट की। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो हमारे पास 4 आई, हमने वो पुट की। माइनस का 1.4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, आउट ऑफ द ब्रैकेट भी माइनस है तो इनसाइड साइन जो है वो रिवर्स होते हुए प्लस हो जाएगी। 1.4 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.6। 4.5 अपनी जगह पर आया, 1.4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 5.6 आया। अब ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही हैं तो इन दोनों को हमने सम करवा लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 10.1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। अब हमें x7 पुट करते हुए y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y = a प्लस b और x। a और b हमने खुद कैलकुलेट किया है, x की वैल्यू हमें डेटा में गिवन थी 7। तो अब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। a जो हमारे पास कैलकुलेटर ऊपर आया था वो कितना आया था, 10.1, तो हमने नोट डाउन कर लिया 10.1। प्लस की साइन फॉर्मूला हमने शिफ्ट की। देन b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो कितनी आई थी, 4.5। फिर हमने b की जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी, -1.4। हमने -1.4 को नोट डाउन किया। x की जो हमें वैल्यू दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी, 7 दी हुई थी। 1.4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे
आउट ऑफ द ब्रैकेट प्लस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन होती है तो इनसाइड जो साइन होती है वो एज इट इज फॉरवर्ड हो जाती है। इसलिए हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया 1.4 इंटू 7 वो हमारा क्या आ गया -9.8। 10.1 से हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया 9.8 को, तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 1.3। तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर जो हमारी कंप्लीट हो गई। तो रिग्रेशन y ऑन x हमारा जो गया वो क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमारे पास क्या होता है, टू सेट्स ऑफ वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास दो सेट्स हैं वेरिएबल क्या है कि इफ सच अ वे दैट अ चेंजेस ऑफ वन सेट, कि अगर एक में चेंज हो रहा हो तो इससे रिलेट चेंज जो है वो दूसरे वाले सेट में भी आएगा, तो हम इसको कहते हैं कोरिलेशन। कि लेट सपोज कि हमारा एक वेरिएबल अगर वेरी हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट सेकंड वेरिएबल भी शो कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं कोरिलेशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि अगर किसी भी कंज्यूमर का इनकम लेवल चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सपेंडिचर भी चेंज होता है। तो इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इनकम कम होती है तो एक्सपेंडिचर कम होता है। सम टाइम ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी। तो इसके अंदर वेरिएशन आएगी, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, तो इस चीज को हम कहते हैं कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ कोरिलेशन। नेचर ऑफ कोरिलेशन में हमारे पास क्या है, दो साइड्स होती हैं व्हेन The two series are moving in the same direction। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट वेरिएबल हमारा इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा हो, या अगर फर्स्ट वाला डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड वाला भी डिक्रीज हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक द बोथ सीरीज आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। लेट सपोज कि अगर हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखें तो जब जब प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ स्टडीइंग ऑफ कोरिलेशन। वी हैव टू मेथड्स टू स्टडी कोरिलेशन। पहला जो मेथड है वो कौन सा है, ग्राफिकल मेथड, जिसे हम स्कैटर डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है वो स्कैटर डायग्राम भी होता है। और सेकंड मेथड जो हमारा होता है वो क्या होता है, मैथमेटिकल मेथड, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का नाम भी देते हैं। तो बात कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हो या मैथमेटिकल मेथड की बात हो तो दोनों का मतलब क्या है, हमारे पास सेम है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड इन डिटेल। तो ग्राफिकल मेथड की हमारे पास टोटल 5 टाइप्स होती हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। दे मे बी इंक्रीज इन अ सेम टाइम, दे मे बी डिक्रीज इन अ सेम टाइम। परफेक्टली पॉजिटिव में जो है वो बिल्कुल हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन राइजिंग कर्व की बन रही होती है। नेगेटिव कोरिलेशन में जो है वो क्या है कि इफ फर्स्ट वन इज इंक्रीजेस सेकंड वन इज डिक्रीजेस और वाइस वर्सा। जैसे कि हमने एग्जांपल डिस्कस की थी प्राइस और डिमांड की, कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या हम बोले कि प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन में ये बिल्कुल लाइन के ऊपर लाई करेगा तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और किसी भी किस्म की लाइन ना बन रही हो, यानी कि ना तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, राइजिंग कर्व भी नहीं है और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी नहीं है, तो ऐसा रिलेशनशिप जो है वो हमारे क्या कहलाता है, जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन कहलाता है। सेकंड मेथड जो हमारा है वो कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि मैथमेटिकल मेथड। इसके लिए जो है हम फॉर्मूला यूज करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द कोरिलेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और जो फॉर्मूला हमारे पास है वो फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू समेशन ब्रैकेट x माइनस x बार न्यू ब्रैकेट y माइनस y बार।
तो पहले हमने x बार कैलकुलेट करना है, फिर x में से x बार को माइनस करवाना है, फिर उसका सम लेना है। x में से x बार को माइनस कराना है, y में से y बार को माइनस करवाना है। जो ये दोनों वैल्यूज आएंगी उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के उस कॉलम का सम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देन डिवाइडेड बाय हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर y माइनस y बार होल स्क्वायर। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास r के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं या हम सेकंड फॉर्मूला को यूज करते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है, इसमें n इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज हमें दी जाती हैं, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई विथ समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट n मल्टीप्लाई विथ समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो डिफरेंट फॉर्मूला से डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली आपसे इसमें डिस्कस किया जाता है कि नेचर ऑफ द कोरिलेशन आपने डिफाइन करनी होती है, वो क्या है कि इफ r is greater than 0 इट्स मीन कि पॉजिटिव, r is equal to 0 and r is less than 0 इट्स मीन नेगेटिव। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में घूम रहा होता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज बिटवीन -1 एंड +1, कि कोरिलेशन या तो -1 होगा या +1 होगा। तो ये हमें डिस्क्राइब करना है कि कौन सी सिचुएशन में r ग्रेटर देन 0 होता है, या 0 जा रहा होता है, या लेस देन 0 जा रहा होता है। तो तीनों सिचुएशन को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन हमारी क्या है, r इक्वल टू 1, यानी कोरिलेशन इज 1। जब r इक्वल टू 1 होता है तो देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, के दोनों के दरमियान परफेक्ट कोरिलेशन होता है। If r is -1 तो perfect correlation is the perfect correlation between the variable। जब हमारे पास r जो है वो 0 होता है तो there is no relationship, तो किसी भी किस्म का लाइनर रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल में नहीं बन रहा, तो r इक्वल टू किसके बराबर आ रहा होता है, 0 के बराबर होता है। तो तीन सिचुएशन है, r इक्वल टू 1 में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, r-1 में परफेक्ट कोरिलेशन हो रहा होता है, नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और r इक्वल टू 0 में हमारे पास कोई रिलेशनशिप लाइनर बनकर नहीं आ रहा होता। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो रेंज है उनके लिहाज से भी आपके पास एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए आते हैं कि अगर रेंज जो है वो ±0.8 से लेकर ±1 तक जा रही है तो ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर की रेंज जो है वो कितनी आ जाए 0.5 से लेकर 0.8 तक तो ये मॉडरेट होता है, 0.2 से लेकर 0.5 तक तो ये वीक कोरिलेशन होता है, और अगर 0 से लेकर ±0.2 तक हो तो ये नेग्लिजिबल रिलेशनशिप होता है। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड y, कि हमें कैलकुलेट करना है x और y का कोरिलेशन, जबकि डेटा में हमें x की वैल्यू दी जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 और y की वैल्यू है 2 4 5 3 8 6 7। अब हमें क्या क्या सम रिक्वायर्ड होंगे, समेशन x, समेशन y, समेशन x y, समेशन x स्क्वायर और समेशन y स्क्वायर। तो इसके लिए हमने टेबल ड्रॉ करा। पहला जो हमारा कॉलम है वो x की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, तो x के कॉलम का हमने सम लिया तो हमारे पास आ गया समेशन x। देन y की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यूज का सम लिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 35 आ गई है।
अगला जो कॉलम है वो x और y का है, यानी x और y की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 5 8 जा 40, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। एक्स वाई के कॉलम का हमने सम लिया, वो हमारे किसके इक्विवेलेंट आ गया, 162 के इक्विवेलेंट आ गया। x का होल स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 25, 6 का स्क्वायर किया 36, 7 का स्क्वायर किया 49। सेम इसी तरीके से हम y के कॉलम का होल स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर किया 4, 4 का 16, 5 is 25, 3 whole square is 9, 8 square is 64, 6 is 36, 7 is 49। इस कॉलम का भी हमने सम ले लिया। देन हम फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हम अपने कोरिलेशन की वैल्यू को निकाल लें। तो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अंडर रूट n समेशन एक्स होल स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर। यहाँ हम एक्स स्क्वायर का सम लेंगे, यहाँ हम समेशन एक्स का जो कॉलम है जो टोटल है उसका होल स्क्वायर लेंगे। एन जो वो नंबर ऑफ वैल्यूज होता है वो हमारे पास 7 थी। एक्स वाई का सम हमारा आया था 162, एक्स के कॉलम का सम हमारा है 28, वाई के कॉलम का सम है हमारे पास 35। अगेन एन हमारा 7 आ गया। समेशन एक्स स्क्वायर इज 140, समेशन एक्स का होल स्क्वायर लेना है, तो एक्स का जो स्क्वायर था वो कितना था 28, तो 28 का होल स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर 203 समेशन वाई 35 का होल स्क्वायर। 7 को मल्टीप्लाई कराया 162 से तो रिजल्टेंट आ गया 1134। 28 को मल्टीप्लाई कराया 35 से तो रिजल्टेंट आ गया 980। 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 140 से तो 980, 28 का स्क्वायर लिया तो 784। इसी तरह 7 इंटू 203 तो 1421, 35 का होल स्क्वायर 1225। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1134 से हमने 980 को लेस करवाया तो रिजल्टेंट हमारा आ गया 154। 980 से 784 को लेस किया तो 196, 1421 से 1225 को लेस किया तो 196। 196 का अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट दोनों वैल्यू का आ रहा है 14, 154 एज इट इज आ गया। देन 15 मल्टीप्लाई विद 15 तो हमारे पास आ जाएगा 196। 154 को हमने डिवाइड करवा दिया 196 से तो हमारे पास क्या आ गया 0.78। तो यही कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना था जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम रिमेनिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।